नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक राजस्थान। आज हम आए शिक्षा नगरी सीकर में और हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत जो जुड़े हैं वो ताराचंद जी ढायल है। सर, दैनिक राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, तारपुरा के अंदर जो एयरपोर्ट को लेकर के जमीनी विवाद चल रहा है वो काफी बड़ा विवाद है, काफी दिन से चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी तारपुरा और दादरा विकास कार्य ने एक बड़ा ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया था। हजार लोग और उसमें 7 महिलाएं भी थी। निश्चित ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा तो संसद के लिए बहुत ज्वलंत इश्यू है। हम जो समझ पा रहे हैं तो एयरपोर्ट तो कम बन रहा है, वो कोई प्राइवेट कंपनी के लिए, मेरे जहां तक मुझे ज्ञात सूत्रों से पता चला है, प्राइवेट कंपनी उसको हैंड ओवर करना चाह रही है। एयरपोर्ट तो आपने देखा कि हमारे किशनगढ़ अजमेर में बना, बहुत मुश्किल से एक फ्लाइट ही चलना वहां मुश्किल है, इतने पैसेंजर भी वहां से नहीं निकल पाए, तो बिना पैसेंजर के फ्लाइट चलना भी मुश्किल होती है। तो वो एयरपोर्ट ही नहीं ठीक से चल पाया, वहां से फ्लाइटें नहीं उड़ पाई। ये तो अपना जयपुर सेंटर का एयरपोर्ट है, यहाँ जरूर फ्लाइटें चलती है। तो हमारा तो एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ इतने पैसेंजर कहाँ से आएंगे, ये बहुत अलग सी बात है। शायद ये कोई प्राइवेट कंपनी जो पायलटों को सिखाने का काम करती है, वो कंपनी इसको लेना चाह रही है। निश्चित हम लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे, काश्तकार भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है और करना भी नहीं चाहिए। बरसों बरस से जिन काश्तकारों ने अपनी जमीन को बचा के रखा था, और वो भी 4000 बीघा के आसपास दोनों गांवों से वो जमीन लेना चाह रहे हैं। काश्तकारों का निश्चित विरोध है ही है। व्यक्ति से तमाम जितने भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका भी इस बात का विरोध है। एयरपोर्ट बिल्कुल वहां बनने नहीं देंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में हमें आगे आना पड़े, लेकिन कतई वहां एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे। सर, तारपुरा में एयरपोर्ट न बना करके कोई ऐसी जगह जो सीकर के अंदर बात कर ले, कहीं और कहीं जिसको सेटअप किया जा सके, एयरपोर्ट बनने के लायक कोई जगह और? सर ना, वो तो देखो सरकारी जमीन, सरकार के पास कई जगह शिवाचक जमीन भी बहुत पड़ी है, कई जगह और जमीनें भी उनके पास पड़ी है। फतेहपुर में कई लोगों ने सुझाव दिया था उसमें, क्योंकि लंबा थोड़ा उनके पास भीड़ पड़ा है। कई जगह और भी हमारे सरकारी जगह पड़ी है, वहां बनता तो कोई इश्यू नहीं है, भले हमें क्या एतराज है। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट थोड़ा ही बन रहा है, तो प्राइवेट पायलटों को जैसे सिखाने के जैसे संस्था बनती है वैसे वो बन रही है वहां। उससे तो जमीन, जो आसपास के लोग सोचते हैं कि जमीनें महंगी हो जाएगी, बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, वो डेवलपमेंट तो तब होता है जब वहां से पैसेंजर निकले नियमित रूप से, उस एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़े, तब तो बात अलग होती है। लेकिन वहां कौन सी फ्लाइट उड़नी है यहाँ से? इसलिए सरकारी जमीन को लेकर दूसरी जगह एयरपोर्ट बनाया जाए, हमें क्या एतराज है उस बात से? हमें तो एतराज इस बात का है कि जिन काश्तकारों ने बरसों बरस से, जिन्होंने उनके परिवार जिन्होंने वो जगह रखी थी, उस जमीन से उनका काम चलता है, जीवन यापन का साधन भी हमारे काश्तकार वर्ग का वही जीवन यापन का साधन है। तो निश्चित ही काश्तकारों की जमीन क्यों ली जाए? उन्हें दाम के देने के बाद काश्तकार जाए तो कहाँ जाए? सब कुछ उनका एक तरह से मैं कहता हूँ कि समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये विरोध एक बड़ा विरोध है, और निश्चित ही चाहे आज सुनो चाहे कल सुनो, एयरपोर्ट वहां तारपुरा में और दादिया में कभी नहीं बनेगी। सर, थोड़े दिन पहले नीट की एग्जाम हुई थी, और नीट की एग्जाम एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है सर, उसका पेपर लीक हो जाना, और यहीं के सीकर में, आपके यहाँ के सीकर के जो विद्यार्थी, उसने नीट की एग्जाम के रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली है सर। और नीट की एग्जाम में सर कहीं ना कहीं सीकर का भी नाम आ रहा है, शिक्षा नगरी सीकर है, उसमें पेपर लीक में सीकर का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। तो सर, बच्चों की आत्महत्या हो रही है, और कांग्रेस के राज में भी लगातार पेपर लीक हुए थे, और बीजेपी के राज में भी पेपर लीक हो रहे हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, बच्चों के साथ तो वैसे मैं मान रहा हूँ बहुत बड़ा बच्चों का नुकसान हुआ। परीक्षा से 2 दिन पहले, क्योंकि हमारे नवगढ़ रोड, पिपराइच रोड पर विशेष तौर से कोचिंगें हैं, बच्चे तैयारी करके परीक्षा देने जब जा रहे थे तो चेहरे उनके एकाएक बहुत प्रफुल्लित उनके चेहरे थे,
खुशी से तमाम, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी रहते हैं। मैं भी सर, मेरा आवास भी नवलगढ़ रोड और पिपराल रोड के सेंटर में है, तो बच्चों से पूछ रहे थे, बहुत सारे परिजनों को भी जानते भी थे, तो सबको ये लग रहा था कि परीक्षा देने के बाद निश्चित मेरा बच्चा आपकी बार डॉक्टर बनेगा। और 2-4 दिन के बाद में जब एक खबर आई कि पेपर लीक हो गया, इसका डमी पेपर पहले निकल गया, तब एकाएक बच्चों के मन में मैंने मायूसी देखी। बच्चों को पूछा भी, वापस उनके घर परिवार के लोग उन्हीं गलियारों में जो मकान जो बच्चों के रहने के लिए वो देखते हैं, हॉस्टल देखते हैं, तो वो घूम रहे थे, तो कई बार पूछा तो बहुत मायूस थे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, तो इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी एग्जाम है जो मैं मानता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जाम, IAS और IPS की एग्जाम के समकक्ष इस एग्जाम को हम माना करते हैं। बड़ी एग्जाम होती है, पेपर लीक कहीं न कहीं हुआ, इस बात को सब लोगों ने माना, तमाम एजेंसियों ने भी माना। सरकार के द्वारा जो SOG और जो उनके पास दूसरे जो जांच के तंत्र है, उनके द्वारा जांच भी हो रही है। सर, हमारे सीकर का ही एक बच्चा जो सीकर में रहता था, वो बच्चा जो हुडागोड़ जी के पास का बच्चा था, मैं उस बच्चे का, जब उसने आत्महत्या कर ली थी, बच्चा जैसे उसका लग रहा था उसके परिजनों को, जैसे उस बच्चे ने कहा कि भाई अब की बार मेरा स्कोर अच्छा आएगा, 650 के आसपास मेरे मार्क्स आएंगे और मेरा सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में पेपर जैसे लीक की उसको खबर आई, वो बच्चा सुसाइड कर गया। उसकी डेड बॉडी एस के हॉस्पिटल में रखी थी, मुझे तुरंत बुलाया था, मैं गया। एक दिन और दूसरे दिन लगातार मैं हॉस्पिटल में उस परिवार के परिजनों के साथ वहां रहा भी, सारी चर्चाएं की, बैठे भी, हमसे जितना बन पाया व्यक्ति से जो कुछ भी उसके आर्थिक मदद करने की स्थिति हमारी थी, वो आर्थिक मदद भी हमने मौके पे उस समय की। उनको इस बात का आश्वासन भी दिया, मैं स्वयं भी उसके घर भी उस बच्चे के जाऊंगा, और जो कुछ भी और मदद होगी वो मदद हम और भी करेंगे। लेकिन मदद से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस परिवार में एकमात्र वो बच्चा था, 2 उसके बहनें थी, बहुत ही मैं कहता हूँ कि ऐसी समाज का वो बच्चा था। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो वो बच्चा, उसका घर बहुत कमजोर था, उसने लोन लेके अपने जमीन को बेच के अपने बच्चे और बच्चियों को वो पढ़ा रहा था। और जब उस परिवार का एकमात्र उसको लग रहा था कि आने वाले समय का ये हमारा सहारा बनेगा, और वो जब बच्चा चला गया तो चाहे हम लोग या दूसरे लोग, दूसरी जो एजेंसियां उसकी मदद करते, लेकिन मदद से कुछ नहीं होता। जिस परिवार का जब बच्चा चला जाता उसके बाद में उसके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए मैं तो इसको अपराध की श्रेणी में मानता हूँ। हालांकि चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, पेपर पहले भी लीक हुए, पेपर अब भी लीक हो रहे हैं, लेकिन ये पेपर कब तक लीक हो पाएंगे? और जहां एग्जाम के पेपर सिलेक्ट होते हैं, जहां से पेपर बनते हैं, वहां से जब पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर बचता ही क्या है? इसलिए सरकार को भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जिस कड़ी को हम एजेंसी बनाते हैं, वहां से जब पेपर छपवाते हैं, वो लोग इसको लीक कर देते हैं, तो फिर तो बचता ही क्या है? सर, सीकर को लोग शिक्षा नगरी की नजर से देखते हैं, और जब शिक्षा नगरी सीकर का नाम कहीं ना कहीं पेपर लीक के मुद्दे में भी चला था, तो सर सीकर का नाम पेपर लीक में चला। मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लेता, लेकिन सर ये नाम आना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सीकर को लोग शिक्षा के नगरी से देखते हैं। सर देखो, नुकसान तो होता है, निश्चित ही नुकसान होता है, चाहे किसी का भी नाम है। नाम जब आता है, संदिग्धता जब आ जाती है, तो संदिग्धता में तो नुकसान ही नुकसान है। हमारा सीकर वो साफ सुथरा जिला हुआ करता था, एकाएक इसने राइज किया। इन्हें 15 से 20 साल में सीकर का नाम शिखर पे आया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया इस जिले को जानने पहचानने लगी। हजार बच्चे यहाँ से निकले, डॉक्टर बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले। देश विदेश में आज इस सीकर की कोचिंगों से निकले हुए बच्चे कहीं न कहीं अपना काम करते हैं। लेकिन अब की बार ये जब नाम जुड़ा, और वो भी इतनी बड़ी एग्जाम में, कहीं ये लगा कि भाई सीधे लोग पीछे से बातें भी करते हैं कि भाई सीकर में भी किसी ने ऐसा किया है। तो जिसने किया है वो तो देखो आने वाले भविष्य में जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि अब की बार जांच एजेंसियां जिन्होंने भी इस पेपर लीक में जिसका नाम होगा, निश्चित ही जांच एजेंसी के वो गिरफ्त में आएगा। और जब गिरफ्त में आ जाएगा तो निश्चित ही जो कानून समझ जो सजा होनी चाहिए, वो उस सजा के अनुसार उसको अब की बार सजा भी निश्चित ही मिलेगी। सर, 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के यहाँ से आ जाने का मुख्य क्या कारण है? सर वो तो वो जाने, उनको जो लड़ा उसको पता होता है। देखो, हमें तो उसका क्या पता था, मैं तो स्वयं चुनाव लड़ा था। सर, आपने भी निर्दलीय के तौर पे विधानसभा चुनाव लड़ा और 40,000 से ज्यादा लोगों ने आपको भी मत दिया, आप पे भी विश्वास जताया। सर, तो कहीं ना कहीं ताराचंद जी दाहिल की टिकट काट करके अन्य को टिकट देना कहीं पार्टी को महंगा पड़ा?
अब तो पार्टी का काम है, टिकट तो देखो पार्टी ने किसको दी किसको नहीं, पार्टी का व्यक्ति से ये सोचना होता, पार्टी मेरे कहने से नहीं चलती, पार्टी तो टिकट दी, लेकिन मैंने हारा वो किस वजह से, वो पार्टी वाले जाने, उनका काम जाने, उन्होंने मंथन किया होगा, चिंतन भी किया होगा, मैंने स्वयं ने चुनाव लड़ा। मैं तो बहुत धन्यवाद कई बार जांच जाया करता हूँ, मेरे उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने, मैं मानता हूँ राजस्थान में सबसे बड़े रेले और मेले, जब चुनाव का समय था उसमें मेरे रेले और मेले लगा करते थे। 1 अक्टूबर में की जो मेरी सभा रामला मैदान में हुई थी, वो मैं मानता हूँ हमारे सीकर के इतिहास में व्यक्ति से किसी एक व्यक्ति के पक्ष में, जिसमें 25 से 30 हजार की संख्या में मात्र शक्ति से पुरुषों की संख्या वहां मेरे पक्ष में आई थी। और उसके बाद में मैंने जब चुनाव का पर्चा दाखिल किया, एक बहुत लंबा जो काफिला मेरा कोर्ट तक निकला था। और उसके बाद में जब चुनाव हुआ, चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, हाथी घोड़े बग्गी जो कुछ भी लोगों के पास होने चाहिए थे साधन, वो तमाम एफर्ट वो मेरे पक्ष में किया करते थे। हालांकि मैं वर्ष उम्र से पंचायत राज का मेंबर हूँ और मैं राजस्थान में, हिंदुस्तान में लार्जेस्ट वोटों से जीतने वाला अब तक जिला परिषद का मेंबर लगातार मैं बनता आया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मेरे कार्यकर्ता थोड़े, उनके पास अनुभव कम था, समय मेरे पास कम रहा, उसकी वजह से मुझे हार भी एक बार देखनी पड़ी। लेकिन वो समय देखो अलग समय था, उस समय की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। सर अभी हाईकोर्ट का ये आदेश आया है कि 31 जुलाई से पहले सरकार को चुनाव कराने का आदेश दिए, तो क्या लगता है सर आपको 31 जुलाई से पहले सरकार चुनाव करा पाएगी? देखो एकाएक चुनाव कराना मुश्किल बहुत हुआ करता है, गर्मी का ये मौसम है, लोग सारे तमाम कर्मचारी हैं, वो कुछ तो छुट्टियां भी, क्योंकि कर्मचारियों की विशेष तौर से हमारे शिक्षक साथियों को भी चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाता है, छुट्टियां उनकी हैं, वो भी अपने घर, क्योंकि राजस्थान के कोने कोने में अलग अलग टीचर जगह जगह अपने सर्विस करते हैं। दूसरी ओर जनगणना भी चल रही है, जनगणना में भी सारे लोग व्यस्त हैं। गर्मी का देखो मौसम बहुत भयंकर गर्मी गिर रही है, कहीं 45 का टेम्परेचर है, कहीं उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है। मैं जो पंचायत राज के चुनाव मैंने अब तक जो फेस किए हैं, अमूमन नवंबर और दिसंबर का सबसे उपयुक्त समय जो हुआ करता है पंचायत राज का चुनाव का, और वर्षों से उसी समय चुनाव अब तक होते हैं। और कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन जिलों में अभी समय, हमारे जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, उनका समय, सरपंच का समय अभी 5 से 6 महीने का उनका समय अभी बाकी है। सरकार की मनमानसिकता जैसे बार बार ये निकल कर आ रही थी कि भाई एक साथ पूरे इसे स्टेट में पंचायत राज और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव एक साथ कराएंगे, तो यदि सब कुछ एक साथ करवाना चाहें तो मैं तो मानता हूं कि भाई नवंबर का सबसे उपयुक्त समय है। ये तो अब सरकार और जो इलेक्शन कमीशन रहता है तो उसको करना है, विशेष तौर से क्योंकि चुनाव इलेक्शन कमीशन का काम है। अब कैसे क्या होता है ये सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों को बैठ के करना। हाईकोर्ट ने हालांकि निर्णय दिया है, उस निर्णय के अनुसार शायद सरकार अपने हिसाब से मंथन करती होगी। सर यदि सरकार चुनाव कराती है और पंचायती और निकाय राज जब चुनाव होंगे तो ताराचंद जी दाहिल का क्या रूप होगा सर, आपका उसमें क्या रूप होगा, क्योंकि आपने निर्दलीय होकर के चुनाव लड़े हैं, और अब आपका क्या रूप होगा सर? देखो समय बताएगा, अभी समय धीरे धीरे परिस्थितियां जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद में तय करेंगे। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ रहते हैं, मैं नियमित रूप से, वैसे तो देखो मैं तो आंदोलन करने वाला सा व्यक्ति हूँ, मैं सड़क पे खड़ा रहकर, सड़क पे लगातार मैंने करीबन 30 साल से, हमारा कोर्ट का बरगद का पेड़ है उसके नीचे मैं लोगों के लिए जहाँ कहीं भी मेरे अनुसार जो काम होता है, मैं तो एक बीच की कड़ी का सा काम करता हूँ। कोई जिले भर का कोई व्यक्ति आता है, निश्चित ही उसको जिला कलेक्टर से लेकर जैसे हमारे जिले के तमाम इतने ऑफिस होते हैं उनमें उनको काम रहा करता है, तो उनका पत्राचार का सा काम करता हूँ, इधर से उधर उनको मिलाना, किसी को ज्ञापन दिलाना। जब भी हमारे को ऐसा मुझे लगता है कि भाई ये पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार के न्याय के लिए, मैं न्याय की लड़ाई के लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा करता हूँ। अब की बार पंचायत राज और नगर पालिका का जब चुनाव होगा, नगर हमारे परिषद है यहाँ, तो उसका चुनाव होगा, तो निश्चित ही बैठ के इसके बारे में मंथन चिंतन करेंगे, क्योंकि भाई समय वो आया नहीं, चुनाव की जैसे ही घोषणा हो जाएगी और उसके बाद में निश्चित ही उस बारे में भी चर्चा करेंगे, और जरूरत पड़ी तो ताल ठोकने के लिए तैयार है, उसमें पीछे हटने की कहीं गुंजाइश ही नहीं। सर देश आर्थिक स्थिति से अभी गुजर रहा है, आज भी सुबह सुबह मॉर्निंग में एक खबर आई थी, डीजल और पेट्रोल के भाव फिर बढ़े, 10 दिन में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है सर, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? वैसे तो गरीब के लिए तो मुश्किल दौर है, जैसे डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं इस पे सब कुछ निर्भर होता है। मैं तो ये मानता हूँ गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब के, चाहे आप मोटरसाइकिल, एक मजदूरी करने वाला लेबर क्लास आदमी है, अपने मोटरसाइकिल लेकर 20 किलोमीटर जाता है तो एकाएक
उस पर एक बड़ा भार आ गया और इससे पूरा मैं तो कहता हूँ आर्थिक स्थितियां डावाडोल होगी। आज नहीं लग रहा इसका, आज महीने 20 दिन बाद में देखना धीरे धीरे तमाम चीजें जो रोजमर्रा के हमारे जीवन में काम आया करते हैं वो रोजमर्रा की सारी चीजें महंगी होती चली जाएंगी। और जब महंगी होती चली जाएंगी तो गरीब व्यक्ति का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो फिर मांग पे अड़ेगा। कई बार कहते हैं कि भाई मांग नहीं करनी चाहिए, मजबूरी में उसको मांग पे अड़ना पड़ेगा। वो ही धरने प्रदर्शन, फिर धीरे धीरे मैं तो ये कहना चाहूंगा ये तो ऊपर की पॉलिसियां तो ऊपर की हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव जिस गति से बढ़ रहे हैं, कभी 2 रुपए कभी पैसों में ये एकाएक इतने पैसे बढ़े हैं, इससे मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में विशेष तौर से सब जगह जहां हम रहने वाले हैं तो लोगों पे भार तो बड़ा आने वाला है। सर आज का ये हमारा आखिरी सवाल है, आपके जितने भी प्रशंसक हैं इस सीकर विधानसभा के अंदर 40,000 से ज्यादा मत आपको मिले हैं, तो उनकी वो लोग आपके ऊपर टकटके लगाए हुए नजर लगाए हुए हैं कि ताराचंद जी दाहिल का अब इस चुनाव में जो पंचायती राज और जिला परिषद चुनाव होंगे, जिला प्रमुख के चुनाव होंगे, उसमें ताराचंद जी दाहिल का किस रुख रहेगा? सर देखो मेरा वैसे तो सीकर विधानसभा में नहीं, सीकर जिले में, पूरे सीकर जिले में मेरा लगातार जन जन से जुड़ा वाला मैं व्यक्ति हूँ। मैं इस सीकर जिले का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां मैं उपलब्ध नहीं होता। मैं कोई बीच का माध्यम और बीच का कोई साधन भी नहीं रखता, स्वयं गाड़ी चलाता हूँ, स्वयं जाता हूँ। मुझे जहां तक मेरा संभव होता है 6-5 घंटे की मैं तो कह नहीं सकता, बाकी सारा समय मैं पूरे जिले में जहां भी मेरे अनुसार जिसको जरूरत पड़ा करती है उसमें रहा करता हूं। जब चुनाव होगा तो निश्चित ही सारी चीजों में मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा और चिंतन करने के बाद पूरे जिले में जो सेटअप होना चाहिए उस सेटअप के अनुसार पंचायत राज और नगर पालिका और नगर निगम और नगर परिषद के जब चुनाव होंगे तो निश्चित ही उस अनुसार हम लोग सब मिल बैठ के, क्योंकि अभी वो समय एकाएक 2-3 दिन पहले हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरपंच ने आपका हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या घोषणा करता है, क्या तारीख देता है, या सरकार हो सकती है आगे अपील में जाए, ये तो आगे की सारी चीजें हैं, लेकिन तय हो जाएगा। उसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे सीकर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और उसके बाद में जो अगला कदम होगा वो सारा उन कार्यकर्ताओं के बीच में तय करके जब जरूरत होगी चुनाव लड़ने की तो निश्चित चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, वर्षों वर्ष से चुनाव लड़ा है और आगे भी चुनाव ही लड़ेंगे, तय है। भाई कोई आदमी ये सोचे रात दिन दौड़ते हैं, भागते हैं, तो किस बात के लिए दौड़ते हैं? ये काम चुनाव के लिए ही तो करते हैं। तो चुनाव की इसका बारी होगी तो मेरी जो मिलने वाले हैं उनको भी चुनाव लड़ेंगे, मुझे जो चुनाव लड़ने की आवश्यकता होगी तो निश्चित ही हम चुनाव लड़ेंगे। और जब चुनाव लड़ेंगे तो सीकर जिले में एक नई क्रांति के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कोई यूं नहीं कि भाई कोई सरलता से जब चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव साथ लड़ेंगे। अब जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर ताराचंद पूरे जिले में छा जाएगा, मैं इतना नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि सर आपके प्रशंसक है वो लगातार यही सोच रहे हैं, उनकी टकटकी लगा करके नजर लगा करके आपके ऊपर देख रहे हैं कि ताराचंद जी दाहिल का क्या रुख है। ना वो तय हो जाएगा, पता चले चुनाव के जैसे ही घोषणा हो जाएगी उसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, उनसे बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं का मन भी टटोलना जरूरी है भाई। अभी तो क्योंकि सबको कई दिनों से असमंजस की स्थिति थी कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, कितना और लेट होगा, उसकी वजह से सारे लोग, क्योंकि एक बार लोगों ने तैयारी भी शुरू की थी स्टार्ट में, लेकिन धीरे धीरे चुनाव जब आगे की सकते चले गए तो उन्होंने भी थोड़े चुनाव से दूरी बढ़ा दी। अब चुनाव के बारे में अभी 1-2 दिन में चर्चाएं चलने लगी। अभी लोगों को अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि लग रहा है कि इस माहौल में चुनाव होना बड़ी मुश्किल है, तो यदि इलेक्शन कमीशन यदि चुनाव की तारीख घोषित कर देता है तो निश्चित ही फिर चुनाव के बारे में सब लोग कार्यकर्ताओं को बैठा के और जिले भर के कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं जिनमें मेरा विश्वास है, मैं उनका से जुड़ा हुआ हूँ, तो सबको बुला के और फिर एक नया जो पंचायत राज का हमें करना है वो उनके बीच में बैठ के करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यू राजस्थान में जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका भी बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बड़ी दूर से चल के इतने गर्म मौसम में आप आए, मेरे साथ बैठे, चर्चा की, उसके लिए मैं आपके चैनल को भी ये कहना चाहूँगा कि वाकई में एक बहुत छोटे समय में आपके चैनल ने जो ग्रोथ अर्जित की है, और कल्पना करेंगे कि आने वाले समय में आपका ये चैनल TNR का जो नाम से प्रसिद्ध आपका चैनल है, आपका ये चैनल और आगे बढ़े, यही आशा मैं आपके चैनल को के बारे में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।